चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है सर? गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में अगर ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो समझ लीजिएगा आपने अपने सीएस को समझने और सीखने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। बट नॉट टू वरी अबाउट इट, इसे हम अच्छे से सीखने वाले हैं और अच्छे समझेंगे। ठीक है, सो पेशेंस रखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेरीज हैं उसके बाद पूछेगा, तो पहले ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गवर्नेंस। से पहले हमने, क्योंकि गवर्नेंस के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, गवर्नेंस के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना? हम लोग बात करने वाले किसका यहाँ पे स्पेशली? कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क, कंप्लायंस रिस्क अपने आप में ही सुनते ही समझ में आ जाता है कि अगर कोई एंटिटी, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, ए लिमिटेड एक कंपनी है और ये कंपनी ना, सपोज अगर ये जो कंपनी है लॉज, रेगुलेशंस, रूल्स, ये स्पेसिफिक कोई नोटिफिकेशंस है, अगर इनके साथ कंप्लायंस नहीं कर रही है तो याद रखिएगा जी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लीगल पेनल्टी उस पे लग जाएंगी सर। फिनेंशियल फॉरफीचर होगा। क्या होता है बताऊंगा, फिनेंशियल फॉरफीचर। ठीक है, एंड और क्या हो सकता है सर? मटेरियल लॉसेस हो सकते हैं। मटेरियल लॉसेस हो सकते हैं। ये सारी एस्पेक्ट्स अराइज हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उस पर्टिकुलर कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगी। ऑपरेशनल, अभी बताऊंगा, ऑपरेशनल, लीगल, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेपुटेशन, तीनों ही एक साथ जुड़ जाती हैं। ऑपरेशनल, लीगल एंड रेपुटेशन इम्पैक्ट हो जाएगी ए लिमिटेड की, क्योंकि अगर ये उसके जो स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स में फॉलो नहीं करती है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सच कंपनी विल फेस डिफिकल्टी। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी सर? डिफिकल्टी क्या हो सकती है सर? उसके ऊपर लीगल पेनल्टीज इंपोज हो सकती हैं, उसके ऊपर फाइनेंशियल फॉरफीचर हो सकता है, मटेरियल लॉस हो सकता है। ऐसे केसेस के अंदर कंपनीज को, याद रखिएगा, कंपनीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? उसका रेपुटेशन मार्केट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी चलो एक एग्जाम समझते हैं सर, इसको एग्जांपल समझते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे सामने बहुत सारी ऐसी कंपनीज के एग्जांपल रहे हैं, है ना? नॉट इवन इन इंडिया, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तब भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज रही हैं। आप सोच के देखिएगा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आने का बहुत बड़ा रीजन क्या था? वर्ल्ड लेवल पे हम जब फाइनेंशियल क्राइसिस देखा 2008 में, क्या रीजन था? क्योंकि यहां पर या समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या था, बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंसेस थे जिन्हें टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। और ये नॉन कंप्लायंसेस कब आइडेंटिफाई होते हैं? याद देखिएगा, जब जो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के साथ में वो पर्टिकुलर एंटिटी, याद देखिएगा, फॉलो नहीं करती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो बेसिक्स पहले पकड़ते हैं यहां से, लैंग्वेज से क्या कह रहा है देखो। It is exposure to legal penalties, financial forfeiture, material loss, and organization faces when it is fails to act in accordance with the industry laws and regulations, internal policies, or prescribed best practices. तो जब ये डिफिकल्टी कंपनी फेस करेगा, हाँ बेटा, लीगल पेनल्टी का मतलब क्या होता है? हाँ, आपको बताया गया है, मान लीजिएगा, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन पूछने में कोई झिझक नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सिखाने के लिए आए ना, नहीं पता है कोई बात नहीं, बताएंगे। ठीक है, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग किया ना लीगल इसमें। आप चलो आओ देखो समझो, अगर एक कंपनी को बोला गया भैया अपना एनुअल रिटर्न फाइल कीजिएगा, फाइल नहीं करोगे तो क्या होगा? टाइमली फाइल नहीं करोगे तो पेनल्टीज। आपसे बोला गया अपना एजीएम टाइमली कंप्लीट कीजिएगा, आपने नहीं किया तो क्या होगा? लीगल पेनल्टीज। अब लीगल पेनल्टीज किस तरह क्या हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ फाइन भी हो सकता है। ठीक है, फाइन आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी या हो सकता है, आपको किसी केसेस में इम्प्रिजनमेंट भी होती है। क्या हो रहा है? एंड जब बोला फाइनेंशियल फॉरफीचर्स, आप किसी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड निकला और आपने नॉन कंप्लायंसेस किए या फेक प्रैक्टिसेस थ्रू लाइसेंस आपने लेने का कोशिश किया है गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू, कोई आपने, याद देखिएगा, इनवैलिड या अगर देखा जाए अनट्रू स्टेटमेंट सबमिट किए हैं, तो कई बार क्या होता है? नॉन रिफंडेबल फीस होती हैं, जब्त कर लिया जाता है आपका पैसा। बात पकड़ में आ रहा है?
जैसे मान लीजिएगा एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करना था और आपने जानते हुए भी गलत एरिया में, मतलब गलत इन द सेंस ग्रीन बेल्ट एरिया में भी अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिया तिकड़मबाजी लगाकर, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अभी बहुत बड़ा एग्जांपल देखने को मिला था ना, नोएडा में बिल्डिंग का याद आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये थोड़ी ना कि बिल्डिंग गिराने से पहले बोला चल बिल्डिंग गिरा देते हैं, फिर काम करें, तुम्हारा जो पैसा लगा हुआ है ना वो तुमको दे देते हैं। तो क्या हो रहा है? वो फाइनेंशियल फॉरफीचर, मटेरियल लॉसेस, रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो जाएगा। जब आपको पता लगा किंगफिशर के विजय माल्या के साथ ऐसा ऐसा उन्होंने किया है ना, अभी इतनी स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, बट क्या हुआ फिर अल्टीमेटली? लोगों का फेथ उड़ जाता है ना। आप ऐसा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बाद में आपको बाद में पता लगता है कि बहुत सारे लॉसेज हुए हैं इस कंपनी में। अगर हम ध्यान से देखें, अनिल अंबानी की कंपनी, सपोज रिलायंस के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, इतनी सारी डिफिकल्टी फेस करी उसने, तो क्या होता है मार्केट में? रेपुटेशन डाउन हो जाता है। और ये सारे एस्पेक्ट्स एक्चुअली एक है ना साइकिल है ऑपरेशनल। अगर कहीं देखो, अगर नॉन कंप्लायंसेस होगा तो ऑपरेशन मतलब जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही है और वो अगर लीगल कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, वन मोर एग्जांपल लेंगे, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिएगा प्रोडक्ट को मार्केट में रन करने के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस लेना जरूरी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इको फ्रेंडली, ऐसे प्रोडक्ट बनाइएगा, लॉज को वो कंपाइल कर रहा हो, पैकेजिंग, सारी एस्पेक्ट्स कंप्लीट कर रहा होगा, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सबसे सब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर वो इस काम को नहीं कर रहा होगा तो वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट को मना कर देगा, आप इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ऐसी सर्विस आप डिलीवर नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली क्या होगा? लीगल पेनल्टीज अराइज होंगी, मतलब रिफंडिंग रिक्वायरमेंट्स होंगी, रिक्वेस्ट होगी, वो आप रिजेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। एंड आपसे कहा जाएगा कि भैया मेरा पैसा मुझे वापस करो। जो लोग कस्टमर्स आपसे वो प्रोडक्ट सर्विसेज अवेल किए हैं उनसे पैसा, वो आपसे पैसा वापस मांगेंगे और देना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उनको। एंड अल्टीमेटली क्या होगा? मार्केट में आपका कस्टमर सामने क्या होगा? रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। तो नॉन कंप्लायंसेस इतना बड़ा खतरा हो सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। आइए 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 आइए, बहुत चीज सीखने हैं। अच्छा, इसे को है ना नॉन कम, देखो यहाँ पे बोलते हैं कंप्लायंस रिस्क इज आल्सो नोन एज इंटीग्रिटी रिस्क। इंटीग्रिटी रिस्क क्यों बोलते हैं? अगर कोई कंपनी मतलब एंटिटी ना, अगर क्या फेयरली और एथिकल कंप्लायंसेस नहीं कर रही, फेयरली एंड एथिकल। अब क्या होता है आपको पता है, मान लीजिएगा आपको पता है किसी पर्टिकुलर, देखिएगा डॉक्यूमेंट के अंदर आपको गवर्नमेंट लॉज ने, नॉट गवर्नमेंट, लॉज में रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं कि in certain exceptional circumstances delay for any kind of documentation, okay, delay can be undertaken। अब आप क्या कर रहे हैं? जानबूझ के ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या फेयर प्रैक्टिस है? अनफेयर प्रैक्टिस है, ठीक है, या आप एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कोई फेयर या एथिकल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस अगर नहीं करते हैं, तब भी उसको क्या बोला जाएगा? इंटीग्रिटी रिस्क। सो इंटीग्रिटी रिस्क अगर वर्ड आता है या कंप्लायंस रिस्क आता है, बात एक ही है। क्या हो रहा है? अब देखो, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जी हाँ, ये क्या करती है? स्टैंडर्ड सेटर है। स्टैंडर्ड सेटर से बैंक के लिए कि भैया आप बैंक्स को किस तरीके के देखिएगा रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और उससे बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। कहता है सुपरविजन इज द प्राइमरी गोल ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रोवाइड्स अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑफ बैंकिंग सुपरविजन सुपरवाइजरी मैटर्स। द पेपर ऑन, अब इसके क्या ध्यान सुनना है, इसको लैंग्वेज को हाईलाइट करना। कंप्लायंस एंड कंप्लायंस फंक्शन इन अ बैंक डिफाइन कंप्लायंट रिस्क एज, क्या है? रिस्क ऑफ लीगल रेगुलेटरी सैंक्शन, लीगल एंड रेगुलेटरी सैंक्शन। और देखो, लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ फाइन और पेनल्टीज, पनिशमेंट्स, ठीक है। मटेरियल फिनेंशियल लॉस टू रेपुटेशन ऑफ बैंक में सफर। अब यहां पर आपको याद होगा, अच्छा सा एग्जांपल आपको यस बैंक का याद होगा। मैं यस बैंक को ना ही प्रमोट कर रहा हूं ना डिमोट कर रहा हूं, मैं यहां वो बता रहा हूं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है इन पब्लिक डोमेन। तो यस बैंक का थ्योरी सबको अच्छे से पता है, आप लोगों को भी पता होगा, आपने सुना होगा यस बैंक का केस में क्या था कि याद देखिएगा, नॉन कंप्लायंसेस था, ठीक है, नॉन कंप्लायंसेस था, डिस्क्लोजर्स नहीं थी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स बताया गया था स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने कंप्लायंस नहीं किया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? क्या उसका निकल क्या गया? लीगल और रेगुलेटरी सैंक्शन। लीगल, आप पे लिटिगेशन फाइल की जा सकती है, आप पे कौन पे? बैंक्स पे। ऑलराइट, रेगुलेटरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, अब यहाँ पर कौन होगी? आरबीआई। बैंक से केसेस में कौन हो गया उसका? आरबीआई। ऑलराइट, मटेरियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस, रेपुटेशन लॉस, ये सब होगा। A bank may suffer as a result of its failure to comply with laws, regulations, rules, related self-regulatory organization standards, code of conduct applicable to its banking activities.
तो ये किसने बोला? बेसल कमेटी ने एक यहाँ पे बताया क्या कि कंप्लायंस रिस्क क्या है। आई होप ये क्लियर होगा डेफिनेशन। अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखें बेटा चार्ट को, यहाँ बता रखा है, ये कहता है एक्चुअली इस तरह से ही रन करता है। ऑपरेशनल रिस्क राइज हो रहा है, मतलब द प्रोडक्ट डज नॉट कंपाइल व्हाट, इसके स्पेसिफिकेशन बता रखा है, इसके जो स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? बोला ठीक है जी। तो ऑपरेशनल रिस्क, जो ऑपरेशनल, अच्छा ऑपरेशनल रिस्क का मतलब होता है बिजनेस किस एक्टिविटी में एंगेज है कंपनी, ठीक है, किस एक्टिविटी में एंगेज है। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट हो गया, सर्विसेज में तो सर्विस इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। फिर कहता है लीगल रिफंडिंग रिक्वेस्ट, एंड सपोज अगर वो प्रोडक्ट आपका कंपाइल नहीं कर रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू, योर कस्टमर्स हैविंग अ राइट टू डिमांड रिफंड एंड रेपुटेशन लॉस ऑफ कस्टमर्स। ऑफ कोर्स मार्केट में पता लगता है कि आप कंपनी गड़बड़ कर रहा है। अच्छा कस्टमर का मैंने यहाँ पे इस सेंस से नहीं निकल रहा है कि आपने अच्छा रिटर्न फाइल नहीं किया, कस्टमर कहेगा मैं तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, अरे यार ये थोड़ा होगा। बात क्या राइज होगा कि अगर मान लीजिएगा जो आपका प्रोडक्ट है वो लीगल स्पेसिफिकेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली उसको तो आप उसकी यूज नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेक द रिफंड्स एंड लेटर ऑन आपका कस्टमर लोग आपके साथ आएगा, नहीं आएगा, मत पकड़ मारा है। तो तीन चीजें अपने आप साथ में एसोसिएट हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बोला गया है, ये एस्पेक्ट्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ऑपरेशनल रिस्क होगा, ऑपरेशनल रिस्क राइज हो सकता है, लीगल रिस्क एंड रेपुटेशन। आइए अब जब ये सारी चीजें होंगी, सोच के देखो, माइंड में एक वर्ड लेकर आओ, अगर ये सब कुछ होगा तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी क्या? ऑफ कोर्स खत्म हो जाएंगी। कंपनी की अर्निंग्स पे इंपैक्ट होगा, कंपनी की कैपिटल इंपैक्ट होगा। देखो कंप्लायंस रिस्क थ्रेट पोज्ड ऑन कंपनीज अर्निंग और कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेशन और नॉन कंप्लायंस, नॉन कंफर्मेशन conformance with the laws, regulations or prescribed practices. Companies that fails to comply with the necessary standards may subject to fines, payment of damages, voided contracts. This in turn, अब ये भी आपको याद है ना नोएडा वाले बिल्डिंग का कोई केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट्स के हो गए, voided contracts हो गए। क्यों सर? जिस लैंड पे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब वो बात अलग है, उसकी मैं वो देखिए मैं यहाँ पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अपने लेक्चर को प्रोडक्टिव बनाएंगे, अभी ऐसा हुआ वैसा हुआ, अजम्पशन बेस हम लोग क्या बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बारे में हम जो कह रहे हैं, हाँ वो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ काम पे करना है। क्या वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? आप सपोज अगर वो लैंड इलीगल है, आपने मान लीजिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, अल्टीमेटली उसके लिए क्या इंपैक्ट होंगे? लॉस ही होगा आपको ना, क्लियर है। तो वॉइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, this in turn can lead to a diminished reputation and limited business opportunities as the company finds its franchises reduce in the value and its potential for expansion curtail, and thus it also poses an integrity risk. Integrity risk में आएगा ना compliance risk. Extreme cases, company may find it no longer capable of enforcing its contracts. Compliance should be, ये देखो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, compliance should be part of the culture of the organization. It is not just a responsibility of specialist compliance staff. Compliance culture समझते हैं ना, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाई करना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ऑडिट करना, ये सारे एस्पेक्ट्स कंटेंट्स बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलरली आपने थ्रू द ईयर वर्किंग कर लिया, फिर आपने कंप्लायंस का काम एक स्पेशलिस्ट को पकड़ा दिया, तू देख ले। अब ऐसा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए एक कल्चर के फॉर्म में होना चाहिए। कल्चर का मतलब उसका पार्ट है, कंटिन्यूअस इसे ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट सबसेट ऑफ कंप्लायंस मैनेजमेंट, इट इन्वॉल्व्स, देखो यहीं से हाईलाइट करना, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क। 3 स्टेप्स पहले ही बताए थे आपको, क्या? आइडेंटिफाई करना, फिर क्या करेंगे? मॉनिटर, सर क्यों असेस करना? आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द रिस्क। अब जैसे मान लीजिएगा आपकी कंपनी न्यू प्रोडक्ट लाइन में एंगेज होने वाली है, न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक नया प्रोडक्ट बनाने वाली है, ठीक है। तो याद देखिएगा न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे क्या क्या चीजों का एस्पेक्ट्स को कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जरूरी देखना होगा, फॉर एग्जांपल जिस एरिया बनाएगी, क्या उसका एरिया जो एनवायरमेंट या कॉस एनवायरमेंट अथॉरिटीज वो उसको परमिट कर रहे हैं नहीं कर रही हैं, उसको अलाउड है नहीं है, ठीक है। किस तरीके की कॉम्बिनेशन है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए ऐसा प्रोडक्ट ऑलरेडी तो नहीं मार्केट में एग्जिस्ट करता, तो आप किसी का ऑफ कोर्स पेटेंट वैलिड ना कर दें, ठीक है। और बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, पेटेंट वैलिड ना कर दें, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिएगा आपके जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट का नेम उसमें भी गड़बड़ हो सकता है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसका भी गड़बड़ हो, ये एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमको ये देखना है, ये टाइमली है, याद रखिएगा, क्या आइडेंटिफाई करना रिस्क को, फिर एसेस करना रिस्क को, क्योंकि हमको ये बताना चाहिए एग्जैक्टली वो रिस्क है नहीं है, एंड देन द मॉनिटरिंग इट, कि अगर वो रिस्क है तो टाइमली उसे देखा जाए कि ताकि वो कंट्रोल्ड रहे। यहाँ क्या करने वाले हम लोग, आगे देखते हैं। To your enterprise compliance with the regulations and industry standards, putting internal control in place to ensure that you are compliant and monitoring those controls to be sure that they are effective on ongoing basis। क्लियर एकदम। अब ये देखो, अगर इन रियलिटी बताओ ना, एकदम सिंपल सा हम लोग कौन सा भी सिर्फ समझने वाला काम किया है, अभी कोई डिफिकल्टी यहाँ राइज नहीं हुआ है, और एक्चुअली डिफिकल्ट है भी नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप यहाँ क्लियर होगा। अब ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम। मॉड्यूल सेकंड के अंदर जब हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, आपको याद होगा, आप मॉड्यूल सेकंड कर रहे हैं ना टर्म, हाँ तो आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, जब हम लोग सेक्रेटरी ऑडिट में जाते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्लायंस प्रोग्राम। कंप्लायंस प्रोग्राम को बेसिकली हम लोग अगर अप्रोच से देखें वही होता है क्या, आइडेंटिफाई करना, रफ्ट पूरा बनाने के लिए ना कंप्लायंस सेट बनाएंगे, आइडेंटिफाई करना, असेस करना, अमाउंट करना, ये सारा का काम उसके अंदर कवर होगा। अब ये कहना चाह रहा है, देखो ध्यान समझना, कि आपके पास एक इफेक्टिव ना क्या एलिमेंट्स होंगे, इफेक्टिवली आप कंप्लायंस प्रोग्राम बनाएं ताकि कंप्लायंस रिस्क से बच सकें, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेट हो सके, कम हो सके, ठीक है। देखो पहला कहता है, an organization must establish and maintain organizational culture that encourages ethical conduct and commitment to compliance with the laws। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे डेवलप हो सकता है आपके लिए। क्या कह रहा है, an organization must establish and maintain organizational culture that encourages ethical conduct and a commitment to compliance with laws। In the light of this context, you are required to prepare or describe the elements of effective compliance program। ये क्वेश्चन डेवलप हो सकती है, so be aware and be alert। तैयार रहिए क्योंकि आने वाला है। ऑलराइट, कहता है क्या क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल कंपनी पर्सनल हु एक्सरसाइज व्हाट, इफेक्टिव ओवरसाइट, कौन करेगा, अब समझो यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव कंप्लायंस प्रोग्राम, कंप्लायंस प्रोग्राम होना चाहिए, और कंप्लायंस प्रोग्राम को मॉनिटरिंग करने के लिए कि टाइम कंप्लायंस प्रोग्राम जो बनाया गया है वो प्रॉपर्ली फॉलो किया नहीं कर रहा, उसके लिए आप कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कीजिएगा, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा ये देखेगा, और जो कंप्लायंस ऑफिसर होगा ये जो गवर्निंग बॉडी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी होगी, उसको रिपोर्ट करेगा या मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा, जहां भी वो देखेगा कि भैया कहीं नॉन कंप्लायंसेस हैं। ऑलराइट, तो कहता है हाई लेवल कंपनी पर्सनल हु एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट समझ रहे हैं ना, सुपरवाइज करना, सुपरविजन करना। ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी शुड बी नॉलेजेबल अबाउट इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम, बोलो ना, इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम, एंड शुड हैव ओवरसाइट ऑफ इट। द गवर्निंग बॉडी should have overall responsibility for a compliance program and shall ensure effectiveness of it. Specific individuals shall have overall responsibility for day-to-day operations of the compliance program. Day-to-day operation of the compliance program. Compliance program क्या है? अब अभी सोचो, क्वार्टर कंप्लायंस आ गया सामने, तो आपको पहले से अलर्ट होना चाहिए ना, क्वार्टर कंप्लायंसेस क्या होंगे और कब किए जाने हैं। बात पकड़ में आ रहा है। और ये काम किसका होगा, कंपनी का गवर्निंग बॉडीज का, लेकिन इसके लिए आप एक स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट करेंगे, क्या होगा वो, कंप्लायंस ऑफिसर। यूजुअली कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी। A compliance officer shall be designated by the organization governing body who shall be periodically report to higher level management governing body. Compliance officer should be given adequate resources with appropriate authority and direct access to the governing body. बोलो, क्लियर एकदम, put out। सेकेंड चाहिए हमको रिटर्न पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। अब ये रिटर्न क्यों होनी चाहिए, ताकि हर एक एम्प्लॉय को पता हो, कंपनी के एम्प्लॉय को पता हो क्या, द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेड नोन द लीगल रिक्वायरमेंट्स सो दैट द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर ऑब्लिगेशंस। जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट, मान लीजिएगा ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, अकाउंट डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट को कंफर्मेशन, ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो उसको पता होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट वाइज जो कंपनी में, अच्छा ये तो मैंने डिपार्टमेंट वाइज बोला, ये अकॉर्डिंग टू हायरार्की होता है। जो कंसर्न पर्सन्स है ना, जो इस डिपार्टमेंट से यूजुअली कौन सा होता है, लीगल डिपार्टमेंट,
तो उसको पता है यहाँ पर कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी जिन्हें टाइमली कंप्लायंस करना है। तो वो कब होगा? जब एक रिटन पॉलिसी होगी। The employee should be encouraged to report suspected frauds and other irregularities without fear। तो ये पॉलिसीज पता होंगी तो वो irregularities को जब भी फाइंड आउट होगी तो उनको वो ऑफ कोर्स विदाउट फियर रिपोर्ट भी कर सकता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अब इसके लिए आपको अपने ऑफ कोर्स स्टाफ्स को ट्रेन भी करना जरूरी है। क्या हो रहा है? जैसे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड रीजनेबल ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस प्रोग्राम एंड इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस। 3 चीजें हमने सीखी हैं। एक हमने बोला हाई लेवल कौन? कंपनीज पर्सनल हु इफेक्टिवली यू नॉट ऑब्जर्व या ओवरसाइट द कंप्लायंस प्रोग्राम। सेकेंड हमने क्या देखा? बोलो 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 बोलो, रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, रिटन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ऑलराइट, थर्ड बोलिएगा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये हर किसी को पता होना चाहिए ना। देखो, इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लायंस प्रोग्राम मस्ट बी वाइडली कम्युनिकेटेड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to enhance the effectiveness of compliance program. The program must be established lines of communication whereby employees and agents may seek guidance and report their concerns, including opportunity to report anonymously या compliance hotline. There are the assurance that there will be no retaliation for good faith reportings. बात पकड़ में आ रहा है कि अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो क्या होता है यूजुअली? अब जैसे मान लीजिएगा कंपनी के अंदर मिडिल मैनेजमेंट है, वो रिपोर्ट कर रहा है कंपनी के सीईओ को, ठीक है, कि उसने मान लीजिएगा एक लेवल पे फ्रॉड फाइंड आउट किया, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। और रिपोर्ट उसने किया कि सर उसने नॉन कंप्लायंस फाइंड आउट कर रहा है या फ्रॉड फाइंड आउट किया उसने। अब सीईओ मान लीजिए खुद इंडल्ज इस एक्टिविटी के अंदर, और पकड़ मारा है, तो खतरा किसको हो गया? मिडिल मैनेजमेंट। हाँ, मिडिल मैनेजमेंट वाले पर्सन को तो हुआ ना। ऐसे केसेस में याद रखिएगा कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में जब रिटन पॉलिसीज होंगी ना, तो ये उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो रिपोर्टिंग भी एंड गुड फेथ ही करेगा। अच्छा, ये कह रहा है विल बी नो रिटेलिएशन फॉर गुड फेथ रिपोर्टिंग। ऑलराइट, ना स्टैंडर्ड एनफोर्स थ्रू वेल पब्लिसाइज्ड डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। वेल, जैसे मान लीजिएगा अब एग्जांपल के तौर पे आरबीआई ने बैंकिंग कंपनीज को क्या करता है? नोटिफिकेशन के थ्रू टाइम टू टाइम क्या कहता है? ये बैंक आपको ये अपना एसएलआर इतना मेंटेन करना पड़ेगा, सीआरआर इतना मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। आपका अगर एसेट्स है ना कितना ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, लोन के कितना अगेंस्ट सिक्योरिटी अगर दे रहे हैं तो उसका नेचर या उसका कितना परसेंटेज आपको मेंटेन करना होगा, मार्जिन कितना मेंटेन करना चलना पड़ेगा, सारा देना पड़ता है। तो क्या है? वेल पब्लिश्ड गाइडलाइंस। तो आपको उन वेल पब्लिश्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस करना है। देखो, स्टैंडर्ड्स एनफोर्स थ्रू वेल पब्लिश्ड गाइडलाइंस। The organization's compliance and ethics program should be promoted and enforced consistently through well-published guidelines, जैसा भी हमने एग्जांपल में लिया आरबीआई का, that provide incentives to support the compliance and ethics programs। जो कंपनी ऑलरेडी, ये बैंकिंग कंपनी अपने ऑलरेडी अपनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ऐसा इंसेंटिव इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग करूं, आपने तो ऑलरेडी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर जो गाइडलाइंस पब्लिश की जाती हैं, उन गाइडलाइंस को भी उनके साथ कैरी करना है। At the same time provides disciplinary measures for disobeying the law। अब अगर उनका फॉलो नहीं किया तो फिर एक्शन लिया जाएगा ना। The compliance policies or requirements for the compliance and ethics program। क्लियर? फिर कहते हैं इंटरनल कंप्लायंस मॉनिटरिंग। अब टाइम आपको करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, ताकि आप क्या करें? टाइम ऑब्जर्व करें कि जो आपने कंप्लायंस प्रोग्राम बनाया है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक रीजनेबल स्टेप्स इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस एंड एथिक्स प्रोग्राम इज फॉलोड डिलिजेंटली। हाँ, डिलिजेंटली समझे? हाँ जी बेटा। हाँ देखो, डिलीजेंट अगर नहीं होगा तो फिर मॉनिटरिंग या ऑडिटिंग करने से निकलेगा। आपने मेहनत करके कंप्लायंस प्रोग्राम रेडी भी कर लिया, लेकिन उसको अगर जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, डिलीजेंटली अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो फिर बेनिफिट क्या होगा? तो उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी है। एंड इफेक्टिव कंप्लायंस मस्ट बी वैलिडेटेड पीरियडिकली, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना क्वार्टर कंप्लायंसेस यूजुअली बोलते हैं, क्वार्टर कंप्लायंसेस उसी को बोल रहे हैं,
ठीक है। और यह कंपनी अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के थ्रू भी याद रखिए कंपनी इंटरनल पॉलिसीज फ्रेम कर सकता है, बेटर प्रोविजंस प्रोवाइड कर सकता है कि या आप मान लीजिए कंप्लायंस होंगे, मेजर ट्रांजैक्शन है तो उसको है ना फोर्टनाइटली ट्रेस किया जाएगा, मंथली भी ट्रेस किया जाएगा, ठीक है। एंड रिस्पॉन्स टू डिटेक्टिव ऑफेंसेस एंड करेक्टिव एक्शंस, और अगर पता लगा तो फिर एक्शन लेना है किसके खिलाफ, नॉन कंप्लायंसेस। आफ्टर मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ द कंप्लायंस प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक रीजनेबल स्टेप्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू एनी वायलेशन ऑफ द लॉ पॉलिसीज टू प्रिवेंट फ्यूचर मिसकंडक्ट, मॉडिफाई इंप्रूव इट्स प्रोग्राम इफ रिक्वायर्ड एट एनी स्टेज। अब देखो क्या होता है ना, कोई चीज एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता लगता है ना गड़बड़ कहाँ है। अगर कोई गड़बड़ है तो उसको क्या करना है, ठीक करना है। तो क्या करेगा, अगर कोई पता लगता है हमको कि ये कंप्लायंस प्रोग्राम बनाने के बाद भी, कंप्लायंस प्रोग्राम बनाने के बाद भी क्या हो रहा है कि हमें ऑफेंसेस हमने डिडक्ट किए हैं, तो उसको ठीक करेंगे कि अभी ऐसा नहीं हो। जैसे मान लीजिएगा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने क्या कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है कि एक अगर मिडिल मैनेजमेंट का एम्प्लॉय आपको ना रिपोर्टिंग कर रहा है और सिर्फ वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, तो ये कंपनी पॉलिसी बना सकता है कि नहीं, जब वो मिडिल मैनेजमेंट का पर्सन रिपोर्ट करेगा किसी भी ट्रांजैक्शंस को, याद रखिएगा या फ्रॉड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, हर एक डायरेक्टर को उसका मिल जाएगा, ठीक है, सीईओ को मिल जाएगा, उसका कंपनी के एमडी को मिल जाएगा। तो यहां पर ना वो सबको इंटीमेट कर रहा है। अब यहां पर कोई अगर एक सीईओ मान लीजिए मिला हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर, एग्जांपल मान रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे बोर्ड को भी, उस बोर्ड भी बैठा हुआ है, एमडी बैठा हुआ है, वो लोग क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं सीईओ से कि भाई आपने इस पे ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो कंपनी क्या कर सकता है, ऐसे अगर फाइंड आउट करता है कि अगर ऐसा गड़बड़ हुआ है तो उसके बाद में उसको इंप्रूव भी कर सकता है अपने कंप्लायंस प्रोग्राम को। क्लियर? अच्छा, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार है। क्या टॉपिक है थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है, पहले फटाफट सुन लेते हैं एक बार, फिर इसको मैं नेक्स्ट सेशन में उठाऊंगा। पहले सुन लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आ सकता है। रैगटैग जो है ना, बेसिकली क्या है समझो, टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ कंपनीज हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर, क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट, अरे क्यों कर रहा है दिक्कत, चल नहीं रहा देखने के बाद, कोई नहीं, सुनिए। तो क्या करें, रेगटैग क्या है, बेसिकली रेगटैग क्या है, कुछ कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, इन्होंने मिलकर क्या एक सॉफ्टवेयर बनाया, क्लास सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर क्या बेसिकली किस चीज के लिए, आपने जैसे मैंने भी बताया आपको 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया उसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुई फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हुई। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब उस डेटा को, और ये कंपनीज क्या कर रही हैं, याद देखिएगा, ये कंपनीज जो सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड करेंगी, सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी, तो इनके थ्रू क्या होगा, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, याद रखिए, बाय अप्लाइंग सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर जो बोल रहा हूँ, रैगटैग है, ठीक है, रैगटैग सॉफ्टवेयर को अप्लाई करके अपने ट्रांजेक्शंस को सिक्योर्ड रखेंगे। जैसे बल्क डेटा होगा तो टाइमली याद रखिएगा मॉनिटर होता रहेगा, कंप्लायंसेस मॉनिटर होते रहेंगे, टाइमली कंप्लायंसेस मॉनिटर होते रहेंगे, रिपोर्टिंग्स होती रहेगी, फ्रॉड अगर कहीं डिटेक्ट होता है इमीडिएटली फ्रॉड रिपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जब आपके सामने होगी, जैसे हम बोल रहे हैं रैगटैग, वैसे तो फिनटैग, रैगटैग, सबटैग, ऐसा कई सारा टेक्नोलॉजी है। फिनटैग का ही अगर हम बात से ध्यान से देखें तो उसके बाद हम जहाँ देखने को मिल रहा है रैगटैग, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर देखिएगा जो है सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंसेस में हेल्प करता है। किसको करेगा, फाइनेंशियल जो इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूशंस जो है फाइनेंशियल बिजनेस में इन्वॉल्व है, लाइक बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा इस सेशन में, इसलिए नहीं जा रहा हूं आगे क्योंकि रीजन हम नेक्स्ट सेशन में जाने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। आज सिर्फ चैप्टर का इंट्रोड्यूस किया था आपसे कंप्लायंस के साथ में, ये याद नेक्स्ट टॉपिक रैगटैग है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, आप लोग भी रेडी रहेगा। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।